नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है समय चक्र और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष शास्त्री रोहिताश त्रिवेदी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है, आपने टाइम निकाला। और अच्छी बात यह है कि पहले हम लोग वर्चुअल ज़्यादा जुड़ते थे, अब हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं। जी सर, देखा जाए तो लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बहुत ज़्यादा है, उठापटक की स्थिति, और लगातार आप संकेत देते रहे हैं। तो हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं पहले। तो शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी से करते हैं और आम आदमी पार्टी के लिए ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं, हालांकि निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को लेकर भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उन्हें भी राहत मिल सकती है। तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली चुनाव से पहले अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है? देखिए जी, बेल मिलना ना मिलना तो एक न्यायपालिका का विषय है, उसका मुझे ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ। सिसोदिया जी को जो ये बेल मिली, इसका आम आदमी पार्टी पर क्या प्रभाव है और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर क्या प्रभाव है, ये मैं बता सकता हूँ। श्रीमान केजरीवाल जी को बेल मिलेगी ना मिलेगी, ये ज्योतिष पे हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, जुडिशरी की मर्यादा का पालन करते हुए। हाँ, हम तो आम आदमी पार्टी का भविष्य और केजरीवाल का भविष्य वहीं आ रहा था। सिसोदिया जी को बेल मिलने के बाद केजरीवाल जी की समस्याएं तो बढ़ जाएंगी। आम आदमी पार्टी को एक अवसर प्राप्त होगा जहां पर जो उन्होंने 10 साल में एक फिनोमिनल ग्लोबल फिनोमिना क्रिएट किया था, एक बड़ी तीव्र गति से राष्ट्रीय स्तर पे की राजनीति में आने का, और उसमें एकदम वो जो गिरना लगे हैं, उस परिस्थिति से बचकर अपने लिए एक प्रोग्रेसिव परिस्थिति बनाने का, इसी कारण से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कुछ शीर्ष नेता इस बात को अब समझेंगे कि अब या तो इधर जाना है या इधर जाना है, इधर जाना है तो गिर जाना है, यानी गुटबाजी बढ़ेगी। 2 गुटों में वो पार्टी बढ़ जाएगी, ऐसा ज्योतिषी अनुमान है। क्योंकि जैसा हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं, पार्टी पे नियंत्रण आए, पार्टी में अनुशासन आए, ताकि पार्टी एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में आगे बढ़े। इसके लिए पंजाब में भी महत्वाकांक्षाएं उठेंगी और दिल्ली में महत्वाकांक्षाएं उठ चुकी थीं, और अब क्योंकि सिसोदिया जी के जीवन में कुछ भाव परिवर्तित हुए हैं, इसलिए और उम्मीदवार आ गए हैं। तो अब यहाँ पर तो खेल होगा। केजरीवाल के लिए क्या स्थिति है? शोचनीय है, वही है जो पहले आपने बताया था कि अति चिंतनीय है, शोचनीय है। अशुभ परिणाम अब बढ़ते ही जाएंगे। सर, अब हम आते हैं कांग्रेस की तरफ। जी। 99 सीट कांग्रेस को जो मिली, जी, उसने कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ी संजीवनी दी है। जी, है ना? और हमने देखा है किस तरीके से पार्टी के नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। जी, राहुल गांधी का आत्मविश्वास बढ़ा है, प्रियंका गांधी का आत्मविश्वास बढ़ाया है। इसीलिए पार्टी जो अपने मुद्दे हैं ना, उसको भी मजबूती से रख रही है। उसी में कास्ट सेंसस भी है। तो क्या कांग्रेस यहाँ से एक अच्छी स्थिति में जाते हुए दिखाई दे रही है, रिवाइव करती हुई दिखाई दे रही है, या चुनौतियाँ अब भी है उसके लिए? जी। देखिए अंकित जी, अर्लियर दिस ईयर 2024 में, आई थिंक मार्च अप्रैल में कभी आपने और मैंने इसी शो में एक संबंधित प्रश्न पर चर्चा करी थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पिछले 2-3 महीनों से जनवरी 2024 उपरांत श्रीमान राहुल गांधी जी एवं श्रीमती प्रियंका गांधी जी अपनी निजी राजनीति में जो कर रहे हैं, वो लग रहा है उनकी निजी राजनीति के लिए अब सही है। वो सही निर्णय लेने लग गए थे, सही स्ट्रैटेजाइज करने लग गए थे, जिसका परिणाम हमने चुनावों में आते हुए देखा। अब यहाँ पर श्री विश्व विजय पंचांग ने श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए इस वर्ष यह भविष्यवाणी करी थी कि श्रीमान राहुल गांधी जी इस वर्ष अपने जीवन के एक विशेष पड़ाव पर पहुंचेंगे। ये विशेष पड़ाव बना उनके जीवन में, पहला संवैधानिक पद आया, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, नेता प्रतिपक्ष बने, वो संवैधानिक पद पर बैठे। इस पद पर वो अब कैसे रणनीति बनाते हैं और क्या कर्म करते हैं, ये आगे निर्धारित करेगा कि 2025 अक्टूबर के उपरांत उनके जीवन में राजनीतिक उन्नति आती है या राजनीतिक पतन आता है। यहाँ से लेकर अक्टूबर 2025 तक श्रीमान राहुल गांधी जी को राजनीतिक जीवन में एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जहाँ यदि वह सही से स्ट्रैटेजाइज करें,
अब वो सही स्ट्रैटेजी नेशनल हित में, नेशनल इंटरेस्ट में होनी चाहिए। उसमें आप अपने विद्वानों का परामर्श लें, ज्योतिष का परामर्श लें, या अपनी खुद की मति से स्ट्रैटेजी बनाएं, पर बहुत सोच समझ के बनाना, क्योंकि यही है, इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं है। कांग्रेस के इर्द गिर्द रहेगी राहुल गांधी के ही? क्या आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कांग्रेस में फूट हो सकती है? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी की तरक्की के साथ कांग्रेस की भी तरक्की होगी, या राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे पार्टी पीछे छूट जाए, ऐसा तो नहीं तो है? पार्टी से उनका नाता टूट गया ना फिर तो मतलब राहुल गांधी की तरक्की से कांग्रेस की भी तरक्की जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है, परंतु आंतरिक कलह और पार्टी में जिस प्रकार हम आम आदमी पार्टी का डिस्कस कर रहे थे, उसी प्रकार कांग्रेस में भी अब दो गुट बंटते हुए दिखेंगे। ये हमने अपने पिछले शो में भी इसके ऊपर बात करी थी कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी वयनाड से मेरे ख्याल से वो चुनाव लड़ने की जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु क्या है, पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। जब वो लोकसभा राज्यसभा में पहुंचेंगी तब गेम बदल जाएगा। चलिए देखते हैं। लेकिन सर आपने पिछले उसके पहले के प्रोग्राम में कहा था कि भाजपा को नया अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन उत्तर से ज़्यादा संभावनाएं पश्चिम या दक्षिण की है जी। और नागपुर का उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप रहेगा, आपने ऐसा भी कुछ कहा था जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन आपने पश्चिम और दक्षिण को लेकर भविष्यवाणी की थी। देवेंद्र फडणवीस का नाम अचानक ही सामने आया, हालांकि उन्होंने इनकार किया, उसके बाद चर्चाएं थोड़ी कम हो गई। तो क्या देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं, या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति की बागडोर अपने हाथ में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ चुनाव भी है? ये आपने 3 प्रश्न एक साथ पूछ लिए हैं मुझसे। देखिए जी, देवज्ञ की मर्यादा है कि हम भविष्य फल कथन जितना हमें समझ आए, सही हो गलत हो, जो हमें अपनी मति से समझ आए, जो हमें ज्योतिष की गणित में समझ आए, देवज्ञ मर्यादा है कि हम वही फल कथन करें जो राष्ट्र हित में हो, बिल्कुल, जो व्यापक राष्ट्र हित में हो। हम कभी भाजपा या कांग्रेस या सपा के लिए प्रिडिक्शन नहीं करते, हम जो सत्ता में बैठे होते हैं उनके लिए, और जो विपक्ष में बैठे होते हैं उनके लिए प्रिडिक्शन करते हैं, ताकि वो इस तरह की रणनीति बनाए जिससे राष्ट्र का उत्थान हो। राष्ट्र का उत्थान ही हमारे लिए सर्वोपरि होता है। अब इस दृष्टि से देखें तो हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो चारों तरफ आग लगी हुई है। जियोपॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, इस पे डिटेल में नहीं जा रहा। इकोनॉमिकली एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ग्लोबली बनी हुई है। इस परिस्थिति में राष्ट्रहित तो यही है कि एक स्टेबल सरकार बनी रहे, एक स्टेबिलिटी रहे नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, वही राष्ट्रहित में है। पॉलिसी पैरालिसिस में जाना हम एज अ नेशन, एज अ कंट्री अभी वी कांट अफोर्ड। बिल्कुल। तो राष्ट्र हित में यही होगा कि स्टेबिलिटी बनी रहे लोकसभा में स्टेबिलिटी बनी रहे। उसके लिए ये भी कहना यहाँ पर उचित होगा कि महाराष्ट्र की राज्य राजनीति पर ज़्यादा ध्यान ना दें, उसे आप डाइस थ्रो मान लें। अब कभी कभी जीवन डाइस थ्रो पे रखा जाता है। जो ज्योतिष के, मेदिनी ज्योतिष के विद्वान हैं वो जानते होंगे, समझते होंगे कि मेदिनी ज्योतिष में डाइस थ्रो का क्या मतलब है, कि आप अपनी समझ से राष्ट्र हित में, पार्टी हित में जो हो सके अपना सबसे अच्छा कर्म करें, पर ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रैटेजी लगाने की, ज़्यादा वहाँ पर समीकरण उठाने की, बैठाने के प्रयास ना करें। महाराष्ट्र की राज्य की राजनीति के कारण लोकसभा में समीकरण बिगड़ सकते हैं, इसलिए संभल कर चलें। और देवेंद्र फडणवीस, हम तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी कुंडली में राज्य सरकार में या महाराष्ट्र में जो तरक्की है वो नहीं है। इनके लिए तरक्की अब दिल्ली में है। राष्ट्रीय राजनीति में तरक्की है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। आप शुरू से बोलते आ रहे हैं, और इसमें विलंब भी हो रहा है, मैं ये भी बोल रहा हूँ। देखिए विलंब क्यों हो रहा है वो तो नड्डा साहब बताएंगे ना। देखिए अंकित जी, इन एस्ट्रोलॉजी आवर जॉब इज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर सिचुएशन एक्यूरेटली। एक ज्योतिषी का काम होता है कि वो भविष्य में होने वाली घटनाओं का, भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का बिल्कुल सटीकता से निर्माण करे, बिल्कुल सटीकता से भविष्य फल कथन करे, ताकि आप उचित कदम उठाकर उस परिस्थिति में अच्छी तरह से चल पाएं। बिल्कुल। अब उस परिस्थिति में भी अगर आप पॉलिसी पैरालिसिस में जाएं या किंतु परंतु में जाएं, तो अंधेरे में टॉर्च होगी तो भी ठोकर लग जाएगी। अच्छा,
चूँकि महाराष्ट्र में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही नहीं है जिन पर सबकी निगाहें हैं, इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी हैं जो अंदर खाने में ही ये डील करते दिखाई दे रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसकी कोशिश और वो दिल्ली भी पहुंचे थे। उधर राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि वो महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो उद्धव के लिए आगे की स्थितियाँ क्या हैं, राज ठाकरे के लिए आगे की स्थितियाँ क्या हैं, दोनों में आगे ताकतवर कौन बरकरार रहेगा? क्योंकि अभी तो उद्धव है, लेकिन आगे कौन ज़्यादा ताकतवर देखने को मिलेगा? राज ठाकरे जी, श्रीमान राज ठाकरे जी, इनका राजनीतिक भविष्य यदि हम श्रीमान उद्धव ठाकरे जी से कंपेयर करें, उनके साथ जोड़कर देखें तो श्रीमान राज ठाकरे जी का राजनीतिक भविष्य उज्जवल है। और उद्धव ठाकरे क्या सीएम फेस होंगे? नहीं जी, नहीं लगते। ठीक है। और आदित्य ठाकरे? अब देखिए जी, फिर तो ऐसे हमारा ये शो 2 घंटे का बन जाएगा। फिर हम आदरणीय श्रीमती सुप्रिया शुक्ल जी के लिए बात करेंगे। हाँ, फिर अजीत पवार जी, पवार। फिर शरद पवार जी। तो इस सब को मैं थोड़ा समराइज करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे चेहरे ना महाराष्ट्र की राजनीति पर भी सबसे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वहाँ चुनाव हो रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे व्यक्ति विशेष को लेकर सवाल पूछ रहा हूँ। जो भी राजनेता या राजनीतिक दल या गठबंधन, विपक्ष या पक्ष, अपना समीकरण जून 2024 के बाद बदलने का प्रयास करेंगे, महाराष्ट्र में फोकस रखकर उनके केंद्र में अपने समीकरण बिगड़ जाएंगे। संभल कर चलें। बिल्कुल। जून 2024 के उपरांत जो अपना समीकरण स्टेटस को चेंज करेगा, भले वो ये पक्ष हो ये पक्ष हो, उनका समीकरण केंद्र में बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा सा हम राज्यों की स्थिति पर आते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है देश में, और हमेशा और संवेदनशील स्थितियाँ लगातार देखने को मिल रही है। आपने लगातार कहा है कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है, क्या कहीं तनाव की खबरें आ सकती हैं? क्या कहीं आपसी द्वंद्व देखने को मिल सकता है? जी, इसमें महाराष्ट्र के लिए बहुत अशुभ संकेत है। विशेषकर वहाँ पर धार्मिक उन्माद, दंगे, या जिसे हम वायलेंट प्रोटेस्ट कहते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था को हिलाने के लिए करे गए शत्रु के प्रयास भी कहे जा सकते हैं। उसके लिए महाराष्ट्र में हमें बहुत अशुभ संकेत मिल रहे हैं। ये अशुभ संकेत भारत में भी हैं, विश्व में भी हैं। हम देखें तो सब जगह आग लगी हुई है। अभी तक हम बचे हुए हैं, ठीक चल रहे हैं रिलेटिवली। आप देखें तो हर जगह बड़ा एक तनाव देखने को मिल रहा है, परंतु अभी ये अग्नि शांत नहीं हुई है। हमारे को भी खतरा बना हुआ है। सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी। नरेंद्र मोदी सर जी, वो पावर में तो हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोजीशनिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। वो आत्मविश्वास उनकी दिख नहीं रही है जो हुआ करती थी। ठीक है, नई नई सरकार है, हो सकता है थोड़ा शांत रहने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आगे का सफ़र कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य के हिसाब से तो हम जानेंगे ही, लेकिन पॉलिटिकली उनका आगे का सफ़र कैसा रहने वाला है। इतने प्रेशर वाले सरकार को जिन्होंने कभी नहीं चलाया, प्रेशर वाली सरकार, क्या उसको सही से चला पाएंगे? ये बड़ा सवाल है सर। और ये हम 4 जून से लगातार जब भी आप मिले हम पूछते रहे हैं, एक बार फिर से आपसे पूछ रहे हैं सर। देखिए, आपने कहा कि माननीय पावर में तो है, सत्ता में तो है, पावर में, लेकिन तो पोजीशनिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई ना इस बार। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कतें हैं, इसलिए पोजीशनिंग गलत हुई है। पावर में है, दिक्कतें हैं, दिक्कतें हुई इसलिए पोजीशनिंग गड़बड़ हुई है। अब रेपिटेशन में क्या जाना, और हमें हमेशा आशावादी बना रहना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखो, जब जागो तब सवेरा। अब आपको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो इतिहास में आपको एक सुनहरा अवसर ही एक तरह से समझा जाएगा। दोनों तरफ मौके हैं, कहीं चौका लगा दो, कहीं चौका लगा लो। चूक गए तो चूक जाएंगे। अब नाम तो ले लीजिए सर। मैं माननीय
प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के ही बारे में बात कर रहा हूँ कि श्रीमान अगस्त में समय सीमा भी शुभ है, परिस्थितियाँ भी प्रत्यक्ष हो गई हैं, अब जो करना है वो कर लीजिए, आगे अवसर प्रदान नहीं होंगे, आगे के अवसर अशुभ हैं। ठीक है सर। प्राकृतिक आपदाएं लगातार जारी है। केरल में हमने देखा किस तरीके से लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो गई। आप हिमाचल से आते हैं, आपके यहाँ भी भीषण त्रासदी देखने को मिली। इसके अलावा उत्तराखंड में भी पहाड़ टूटने की खबर, भूस्खलन की खबरें हैं। ये प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला कब रुकेगा सर? क्योंकि ये जब भी बरसात के मौसम आते हैं, वैसे तो ठीक है बारिश के मौसम में इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन अचानक इनमें वृद्धि हुई है और हमेशा मतलब नुकसान ज़्यादा हो रहा है। कब रुकेगा सर? देखिए अंकित जी, ये हमने श्री विश्व विजय पंचांग में 2018 में इसके ऊपर सबसे पहले हमने बात करी थी और 2020 से हम लगातार इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये 2020 से 28 तक का सिलसिला है प्राकृतिक आपदाओं का। उससे पहले इसमें कुछ भी हमें ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा। उसमें भी जून 2024 से नवंबर 2024 के बीच की जो ये समय सीमा है, जिसको हम शनि का अपने मूल त्रिकोण में वक्र संक्रमण कहते हैं, ये प्राकृतिक आपदाओं का संकट विश्व भर में अत्यधिक बढ़ जाता है। अक्टूबर ऑनवर्ड्स उत्तर भारत में भूकंप आदि की संभावना भी अत्यधिक बढ़ जाती है। इसमें हम माँ प्रकृति के आगे केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। SDRF, NDRF आदि जो संस्थानें हैं उनके आधुनिकीकरण पर काम करें। इस वर्ष के श्री विश्व विजय पंचांग में भी ये कहा गया था कि SDRF, NDRF के आधुनिकीकरण के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु मानसून में कुछ अति विशिष्ट और अति दुखद घटनाक्रम की आशंका है, वो हमने हिमाचल, उत्तरांचल और वायनाड में होती भी देखी। यही परिस्थितियां अभी आगे भी बनी रहेंगी। अक्टूबर नवंबर में भी प्राकृतिक आपदाओं का संकट बना रहेगा। हमें यहाँ पे सतर्कता ही बनाए रखनी होगी और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो उपाय उपलब्ध हैं वो सरकार के नहीं पर वो समाज के होते हैं। समाज में आप सब, हम सब थोड़े पर्यावरणवादी बने, थोड़ा कल्याणवाद के बारे में सोचें, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म की चली आ रही बहस से बाहर निकलें और कल्याणवाद के बारे में सोचें, माँ प्रकृति के बारे में सोचें, क्योंकि माँ प्रकृति के बारे में नहीं सोचेंगे तो जीवन कर नहीं चल पाएगा। बिल्कुल सर, चूँकि हम पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्र जो देश का है उसकी ओर चलते हैं सर जी। ऊपर चीन जी, बगल में म्यांमार जी और नीचे बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश देखा जाए तो स्थिति लगातार खराब होती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में हाल में जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं भारत के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। म्यांमार में लगातार तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। चीन वैसे ही भारत के खिलाफ तनाव बना के रखा हुआ है। तो पूर्वोत्तर की स्थिति और पूर्वी क्षेत्र की स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? भविष्यवाणी क्या है इसकी? चिंतनीय है। यहाँ पर हमें अपने सैन्य पराक्रम का प्रदर्शन करना पड़ेगा ताकि स्थिति उत्तर पूर्व में सामरिक दृष्टिकोण से राष्ट्र हित में ही बनी रहे। इसके लिए हमें सैन्य पराक्रम पर ही अब उतरना पड़ेगा। तो ये था हमारा समय चक्र, जिनमें हमने सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।